हमारे सारे पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। मम्मी जी, मैं आपके गरीब दामाद बाबू को तो खिचड़ी ही खिलाऊंगी। अरे दीदी, लीजिए ना, यह कचौड़ी मैंने खास आपके लिए ही बनाई है। उसकी भाभी उत्तरा उसकी प्लेट में एक और कचौरी डालते हुए बोली तो सिम्मी खुश होते हुए बोली, भाभी आप बहुत अच्छी हो। जब भी मैं मायके आती हूँ तो आप मेरा कितना ध्यान रखती हो। आपका व्यवहार देखकर मुझे मम्मी की चिंता भी नहीं होती है, वरना मुझे तो बहुत घबराहट होती थी कि पापा के गुजरने के बाद पता नहीं मम्मी अपने आप को संभाल पाएगी या नहीं। लेकिन आपकी जैसी बहू हो तो कोई भी सास कभी दुखी नहीं रहेगी। आपकी ननद से, अपनी ननद से तारीफ पाकर उत्तरा का चेहरा गर्व से खिल गया। सिम्मी की शादी एक बहुत बड़े घराने में हुई थी। उसके ससुर जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और पति भी उसी बिजनेस में जुड़े हुए थे। घर में नौकर चाकर की भरमार थी। तिजोरी में रुपये भरे थे। उसके आर्थिक स्तर को देखकर ही उत्तरा इस ननद की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। सिम्मी इसे अपनी भाभी का अच्छा व्यवहार समझती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे जो मान सम्मान दिया जाता है वह केवल उसके आर्थिक स्तर को देखकर ही दिया जाता है। खाना खाने के बाद सिम्मी अपनी माँ के कमरे में आराम करने के लिए चली गई। वो जब भी अकेले मायके आती थी तो अपनी माँ के साथ ही रुकती थी, ताकि माँ के साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिता पाए। उत्तरा भी अपने कमरे में चली गई थी। तभी सिम्मी की माँ शकुंतला जी के पास उनकी छोटी बेटी छवि का फोन आया। वह कहने लगी, माँ हम थोड़ी देर में घर आ रहे हैं। यह सुनकर शकुंतला जी खुश हो गई और कहने लगी, लेकिन बेटा तू इतनी रात को क्यों आ रही है? छवि कहने लगी, माँ हम दोनों आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। हम लोग निकले तो दोपहर में ही थे, लेकिन रास्ते में बस खराब हो गई थी, इसलिए हमें घर आने में देर हो गई। अब इतनी रात को सरप्राइज़ क्या दें? इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया, वरना आप लोग सो जाएंगे तो आप लोगों की नींद खराब होगी। बहन के आने की बात सुनते ही सिम्मी भी खुशी से उछल पड़ी। वैसे भी बहन से मिले हुए काफ़ी लंबा समय गुजर गया था। जब से छवि के पति के बिजनेस में घाटा हुआ था, तब से छवि ने ज़्यादा कहीं आना जाना भी छोड़ दिया था। उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी, तो मजबूरन छवि के पति को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके घर चलाना पड़ रहा था। उसके साथ ही वह बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश में भी जुटा हुआ था। इतनी सारी परेशानियों के बीच छवि हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। कई महीनों के बाद वह मायके आ रही थी, इसलिए शकुंतला जी भी बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा, उत्तरा बहू जरा मेरे कमरे में तो आना। तभी सिम्मी के पति का फ़ोन आ गया, तो वह माँ के कमरे से निकलकर बालकोनी में जाकर फ़ोन पर बातें करने लगी। जब वह बात करके माँ के कमरे के पास पहुँची तो उसने सुना उसकी भाभी कह रही थी, अरे अब यह क्या नई मुसीबत है? हम लोग तो अब सोने जा रहे थे। छवि को भी ऐसे समय पर ही आना था। पिछली बार भी वह मायके आई थी तो मैंने उसकी ठीक से अवगत नहीं की थी, फिर भी वह मुंह उठाकर चली आती है। बहुत बेशर्म है वो तो। शकुंतला जी धीरे से बोली, देखो बहू, वह घर आ रही है तो उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए बना दो। अब वो आ ही रही है तो मैं उसे मना तो नहीं कर सकती ना। दामाद बाबू भी आ रहे हैं तो कुछ अच्छा सा बना लेना। उत्तरा ने करवाहट भरे स्वर में कहा, मम्मी जी आपके ये दामाद बाबू गरीब हैं, उन्हें तो खिचड़ी ही खिलाऊंगी।
उनके लिए पकवान बनाने क्या ज़रूरत है। उसकी भाभी नंदोई का अपमान करते हुए बोली तो बड़ी ननद ने भाभी को सबक सिखाने के लिए मन ही मन एक योजना बना ली। वैसे तो उसे अपनी भाभी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उस वक्त उसने अपनी भाभी को कुछ नहीं कहा। वह बस देख रही थी कि भाभी की बात सुनकर उसकी माँ कितनी दुखी हो गई थी। वैसे भी पति के गुजरने के बाद माँ ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। वह अपनी आँखों के सामने ही अपनी छोटी बेटी और उसके पति का अपमान होते देखकर पीड़ा से कराह उठी थी, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर वह बेटी के पक्ष में कुछ बोलेगी और बहू को बुरा लग गया तो कल को उनका ही इस घर में रहना मुहाल हो जाएगा। लेकिन सिम्मी ने सोच लिया था कि भाभी को कैसे सबक सिखाना है। फिलहाल वह झट से रसोई में गई और पूरी सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। जब उत्तरा रसोई में आई और उसने सिम्मी को खाना बनाने की तैयारी करते देखा तो हैरानी से पूछने लगी, अरे दीदी, आपको कुछ खाने का मन कर रहा था क्या? आप मुझे कह देते, मैं आपके लिए बना देती। आपको किचन में जाकर काम करने की क्या ज़रूरत थी? सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, वो छवि अपने पति के साथ आ रही है ना, तो मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए मैं ही खाना बना देती हूँ। वैसे भी छोटी को मेरे हाथों से बने हुए आलू मटर की सब्ज़ी बड़ी पसंद आती है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए वही बना देती हूँ। अब मैं कौन सा रोज़ उसके लिए कुछ बना पाती हूँ। आज मौका मिला है तो मैं उसे सरप्राइज़ दे दूँगी। बड़ी ननद की बात को भला उत्तरा कैसे टाल सकती थी, इसलिए वो खिसियानी सी हंसी हंसकर रह गई और जल्दी जल्दी अपनी ननद की मदद भी करने लगी। मन ही मन वह बहुत कुढ़ रही थी और सोच रही थी कि मैंने तो सोचा था कि उन लोगों के लिए जल्दी सी खिचड़ी चढ़ा दूंगी। अब इतनी रात को दोबारा खाना कौन बनाता है, लेकिन दीदी ने सब प्लानिंग ही फेल कर दी। खैर, आधे घंटे के अंदर ही छवि अपने पति अर्पित के साथ घर पहुंच चुकी थी। माँ ने बहुत प्यार से बेटी और दामाद का स्वागत किया। सभी घर वालों के सामने उत्तरा भी उन लोगों को कुछ बोल नहीं पाई और उन लोगों से बहुत प्यार से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें भी कर रही थी। सिम्मी ने बड़े ही प्यार से उन दोनों को खाना परोसा। खाना खाकर वह दोनों गेस्ट रूम में आराम करने के लिए चले गए। सिम्मी तो माँ के कमरे में ही रुकी हुई थी। उत्तरा भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई, लेकिन सिम्मी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सोचने लगी, बेटियों की शादी हो जाती है और वह अपने ससुराल चली जाती है, फिर जब भाई की शादी होती है और भाभी घर आती है तो पता नहीं वह बेटियों को उनके खुद के मायके में ही परायापन जैसा महसूस करवाने की कोशिश क्यों करते हैं। आज तो मेरे ससुराल वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, अगर भविष्य में मेरे साथ भी कुछ अनहोनी हो गई तब तो भाभी मुझे भी मान सम्मान नहीं देगी। यह सब सोचकर ही वह अनमनी सी हो गई और उसने सोच लिया कि जल्दी ही भाभी को उसकी गलती का एहसास दिलाना होगा। 4 दिनों तक छवि अपने पति के साथ वहीं पर रुकी। उसके पति को ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाई थी, तो जल्दी ही वो अपने घर वापस लौट गई। सिम्मी भी 1 सप्ताह और रुकी और उसके बाद अपने ससुराल वापस चली गई, लेकिन रह रहकर उसे भाभी की बातें याद आ जाती थी। अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए
वो बस एक मौका ढूंढ रही थी और महीने भर के बाद उसे वह मौका मिल भी गया। एक दिन उत्तरा ने शाम के समय सब्जी काटते हुए स्पीकर ऑन करके सिम्मी को फ़ोन लगा दिया और बड़े ही प्यार से कहने लगी, दीदी मेरे भैया आपके ही शहर में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कहीं और रुकने से अच्छा वह आपके घर पर ही रुक जाएंगे। वैसे भी आपके घर में तो कमरों की कोई कमी नहीं है। मेरे भैया अनजान जगह में कहाँ कहाँ परेशान होते रहेंगे, आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? सिम्मी भी बड़े प्यार से बोली, नहीं भाभी, भला मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, आप अपने भैया को मेरे यहाँ भेज देना। अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट नहीं किया। उसे यह पता चल चुका था कि उत्तरा सब्जी काटते हुए फ़ोन पर बात कर रही थी, तो वह तो गीले हाथों से फ़ोन काटेगी नहीं। और इधर सिम्मी ने भी फ़ोन नहीं काटा था। वह फ़ोन हाथ में लिए हुए ही कहने लगी, अरे मम्मी जी देखिए ना, मेरी भाभी के भैया घर आने वाले हैं। भाभी भी अपने भैया के खर्च को बचाने के लिए उन्हें हमारे यहाँ टिकाने की बात कर रही है। फ़ोन पर यह सुनते ही उत्तरा हैरान रह गई कि जो ननद सामने से इतना सम्मान देती है, वह उसके भैया के बारे में यह क्या कह रही है। वह सब्जी काटना रोककर ध्यान से अपनी ननद की बातें सुनने लगी। हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी होती चली गई, क्योंकि सिम्मी ने आगे कहा, मम्मी जी वैसे तो भाभी के भैया की इतनी औकात नहीं है कि वह इतने आलीशान घर में रहे। हमारे सामने उनकी हैसियत ही क्या है, हम उन्हें नौकरों वाले कमरे में रुकने के लिए कह देंगे। उनके लिए इतना तो काफ़ी होगा। अब तो उत्तरा का पारा क्रोध के मारे चढ़ने लगा और वह चिल्ला उठी, दीदी यह आप मेरे भैया के बारे में कैसे बातें कर रही हैं? उनकी आवाज़ सुनकर सिम्मी घबराने का नाटक करते हुए बोली, अरे भाभी आपने फ़ोन नहीं काटा था क्या? क्या आपने सब कुछ सुन लिया? उत्तरा क्रोध से फुफकारते हुए बोली, हाँ दीदी मैंने सब सुन लिया। अरे जब आपकी मर्जी ही नहीं थी तो आप आराम से मना कर देती। आपको यह दिखावा करने की क्या ज़रूरत थी? आपको लगा कि फ़ोन कट चुका है और आप अपनी सास से मेरे भैया की शिकायत करने लगी। अगर आपको लगता है कि हमारी हैसियत आपकी जितनी नहीं है तो फिर आप साफ साफ कह देती, मैं आपको कभी फ़ोन भी नहीं करती। इतना कहकर वह फ़ोन पर ही रोने लगी। अपमान के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और उसने नाराज होकर फ़ोन काट दिया। सिम्मी मुस्कुरा उठी। सामने ना तो उसकी सास थी और ना ही वह किसी से उत्तरा के भैया की बुराई कर रही थी। वह तो जानबूझकर उत्तरा को सुनाने के लिए यह सब कह रही थी, ताकि उत्तरा को समझ में आए कि जब कोई ऊंची हैसियत वाला अपमान करता है तो कैसा लगता है। अगले ही पल वह अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ी। आधे घंटे के अंदर वह अपने मायके पहुंच चुकी थी। उत्तरा ने ही दरवाज़ा खोला, लेकिन सिम्मी को देखकर उसने मुंह फेर लिया। सिम्मी उसे मनाने की कोशिश करने लगी तो उत्तरा ने नाराज होते हुए कहा, मैंने आपको कितना मान सम्मान दिया, कभी भी आपकी आवभगत में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी आपने मुझे एहसास दिलाया कि आपकी हैसियत और हमारी हैसियत में अंतर है। कहते कहते उसका गला भारी होने लगा तो सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी सच सच बताना, आप मुझे सम्मान दे रही थी या मेरी हैसियत को? अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर आप मेरी छोटी बहन के साथ भेदभाव क्यों करती हैं? माना कि फिलहाल उसके पति को बिजनेस में नुकसान हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं था
कि गरीब होने के बाद उन लोगों का कोई सम्मान नहीं है। मैंने उस दिन सुन लिया था, आप माँ से कह रही थी ना कि छोटी आ रही है तो उन लोगों के लिए खिचड़ी ही काफ़ी होगा। हम दोनों ही इस घर की बेटियां हैं और एक घर के दोनों दामादों का सम्मान एक जैसा ही होना चाहिए, लेकिन आपने रुपये पैसे में तौल कर हमें मान सम्मान, प्यार और अवभगत दी। इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे भी आपको आपकी गलती का एहसास दिलाना है। और जब आपने अपने भैया के आने की बात कही तो मैंने जानबूझकर आपको सुनाने के लिए ऐसी बातें कही ताकि आपको पता चल सके कि रिश्तों में आर्थिक स्तर और हैसियत नहीं देखते, बस रिश्ता देखते हैं। आपको अच्छे से पता है कि आपके भैया की आर्थिक स्थिति से ज़्यादा अच्छी हमारी आर्थिक स्थिति है। अगर मैंने इस बात का एहसास अपनी बातों से आपको दिलाया तो आपको बुरा लगा ना? ठीक वैसे ही जब आप हम दोनों की अवभगत में भेदभाव करने की कोशिश करती हैं तो हमें भी बुरा लगता है। माँ भी आपके व्यवहार से कितनी दुखी रहती हैं। उन्हें तो यही डर लगता होगा ना कि उनके बाद तो उनकी छोटी बेटी का मायका ही खत्म हो जाएगा। बताइए, क्या किसी बेटी का मायका खत्म करना पाप नहीं होता? अब उत्तरा को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उसका मन ग्लानि से भर उठा था। जब बात खुद के आत्मसम्मान पर आई थी तो उसे बहुत चोट पहुंची थी और वह समझ गई थी कि वह अपनी ननद के आत्मसम्मान पर कैसी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उसने भरे गले से कहा, दीदी, वह तो अच्छा हुआ कि उस दिन आपने बात संभाल लिया था, वरना मैं तो सचमुच उन लोगों को खिचड़ी बनाकर खिला देती। भले ही वो लोग बुरा नहीं मानते, लेकिन मेरी मंशा तो यही थी कि उन्हें उनकी औकात के हिसाब से ही खाना खिलाऊं। लेकिन आज मैं समझ चुकी हूँ, यदि कोई हमारे आर्थिक स्तर को लेकर हमसे भेदभाव करता है तो कितना बुरा लगता है। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और अपनी दोनों ननद और उनके पतियों को एक समान ही सम्मान दूंगी और एक जैसी ही खातिरदारी भी करूंगी। भीतर से शकुंतला जी भी निकल कर आई। अपनी बेटी और बहू के बीच की बातचीत उन्होंने सुन ली थी। उनकी आंखें खुशी से नम हो गई थी कि बहू को उसकी गलती का एहसास हो चुका है। सिम्मी ने भी आगे बढ़कर उत्तरा को अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, कुछ गलतियों को अगर समय रहते सुधार लिया जाए तो बड़ी गलतियां होने से बच जाती है। मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और आप भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगी। दोस्तों, सिम्मी ने अपनी सूझबूझ से अपनी भाभी को एक बहुत बड़ी गलती करने से रोक लिया था। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आप सबका जीवन भी खुशियों से भरा रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।